तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वाला कंसेप्ट और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपका पार्ट 4 होगा। छोटा छोटा वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो, समझने में आसानी हो। बाद में सभी वीडियोज का हम लोग प्लेलिस्ट बना लेंगे ताकि एक ही जगह पे सारा वीडियो आपको मिल जाए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम आपको लीनियर में भी मिला था, क्वाड्रेटिक में भी है। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आपके सामने स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनाना होता है और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालना होता है। जैसे ये ऊपर का जो भी है ये डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालना था एक्स का। लेकिन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें पहले हमें इक्वेशन बनाना होगा, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आंसर बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड 2 कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि 2 पॉजिटिव कंजिकेटिव इंटीजर बताओ जिसके स्क्वायर का सम 365 हो। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर से 365। तो अगर आपको ये मालूम नहीं है कि कंजिकेटिव क्या होता है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। कंजिकेटिव का मतलब होता है ऐसे दो नंबर का पेयर जिसमें 1 का डिफरेंस हो। जैसे कि 6, 7 1 का डिफरेंस है, कंजिकेटिव नंबर्स हो गए। 8, 9 है ना, इस तरीके से और भी नंबर्स। तो चूंकि हमें यहाँ मालूम नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम में हमारा सबसे पहला काम होता है लेट करना। जो अननोन है, जो मालूम नहीं है, उसे लेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर मालूम नहीं है, तो एक नंबर को हम एक्स मानेंगे। तो कंजिकेटिव के हिसाब से दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? x+1 होना चाहिए। तो हमें जो 2 नंबर पता करना है वो x और x+1 होगा। ठीक है, अब इसके स्क्वायर का सम 365 के इक्वल करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिर वहां से हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अच्छे से करते हैं इसको। ये आपका एक्सरसाइज है आपका 4.2 और 4.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। फर्स्ट नंबर हम लोग एक्स मान लेते हैं। देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या होना चाहिए? अभी अभी हम लोगों ने देखा था सेकेंड नंबर आपका होना चाहिए x+1। चूंकि कंजिगेटिव की बात कर रहा है, याद रखिएगा कंजिगेटिव का मतलब 1 का डिफरेंस। जहां भी कंजिगेटिव इंटीजर्स की बात करेगा वहां पे हम x और x+1 लेंगे। ठीक है, कोई चाहे तो x-1 और x भी ले सकता है, उसमें भी 1 का डिफरेंस है, बात वही होगा। ठीक है, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। x और x+1 ये पहला काम कर लिया हमने, लेकिन अभी भी हमें इक्वेशन नहीं मिला। अब आगे कह रहा है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। मतलब आपके पास जो नंबर है इसके स्क्वायर का सम 365। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ x का स्क्वायर सेपरेटली, ऐसा नहीं कि दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365, यानी कि x स्क्वायर प्लस में x+1 का स्क्वायर, और ये इक्वल है किसके? 365 के। अब हमने जो यहाँ पे बनाया हुआ है ये एक्चुअली इक्वेशन तो है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसे। दिस इज इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर को तो ऐसे का ऐसा लिख देंगे। दूसरा जो है वो x+1 का होल स्क्वायर है। x+1 का होल स्क्वायर मतलब a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, और a+b का होल स्क्वायर आई थिंक सबको पता होना चाहिए। a² + 2ab + b² होता है ना, ये सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ पर जो है a के प्लेस पे x है, यानी कि x² प्लस 2ab मतलब 2 × x × 1 तो 2x ही होगा, और b² यानी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 × 1 यानी कि 1 ही होगा, विच इज इक्वल टू 365। ठीक है, तो दिस इज इम्प्लाइज
एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, 2x²। प्लस में 2x है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस में 1 है। अब RHS में जो 365 है उसको हम LHS में ले आएंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। और आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जानते हैं ax² + bx + c = 0 होता है, यानी कि RHS में 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे। दिस इज इम्प्लाइज 2x² प्लस में 2x प्लस 1 माइनस 365 है, तो माइनस 365 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो माइनस में 364 होना चाहिए। इसमें आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज इम्प्लाइज, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। तो जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें जो भी कॉमन है उसको निकाल लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसे सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम 2 को जब कॉमन लेंगे 2 को, तो फाइनली हमें मिलना चाहिए x² प्लस में x माइनस में 364 का जब हम हाफ करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा और 2 2 जा 182 होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 हमने कॉमन लिया वो कहाँ गया, जो हमने 2 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जब हम उसको RHS में शिफ्ट करेंगे तो 0 को डिवाइड करेगा, तो 0 को डिवाइड करेगा तो 0 ही होना चाहिए, तो खत्म हो गया। कहने का मतलब है जो भी आप कॉमन लोगे वो RHS में जाके 0 बन जाएगा, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। अब हमें इसमें करना होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है, नहीं तो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपको बता दें कि फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा आसान होता है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो ये ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करता, बड़े आराम से हो जाता है। इसके लिए बस आपको एक चीज़ करना होगा, कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ कि क्लास 10th या 12th तक में आ जाते हैं और उन्हें टेबल याद नहीं होता है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि अगर टेबल याद नहीं है तो टेबल का रट्टा लगा लेंगे, अच्छे से रट लेंगे टेबल को, वो बड़ा हेल्पफुल होगा यहाँ पे। यहीं पे नहीं, और भी चैप्टर्स में, जैसे मेंसुरेशन है आपका, लीनियर है, जहाँ भी कैलकुलेशंस होगा वहाँ पे टेबल काम आएगा। तो टेबल को कुछ भी करके याद कर लेंगे। तरीका क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, वो समझते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो x² का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे x² है, इसका कोफिशिएंट मतलब इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर 2x² लिखा रहता तो 2 होता, 3x² लिखा रहता तो 3, कुछ नहीं है का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो 182 है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अच्छे से समझिएगा इसे। 182 इंटू 1, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो 182 ही होगा। अब 182 को फैक्टराइज करेंगे और ऐसा दो नंबर पता लगाएंगे जिसका प्रोडक्ट 182 होना चाहिए और जिसका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है, लिखने के लिए तो हम x को 10x माइनस 9x भी लिख सकते हैं, 5x माइनस 4x भी लिख सकते हैं, लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना वो नहीं है। तरीका ये है कि x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, जो हमने किया तो 182 मिला। अब 182 को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 182, यानी जो भी नंबर है। अब सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन का रूल आपको पता होना चाहिए। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, 18 है तो 9 जा और 2 है तो 1 जा, 91 मिला। अब 91 है तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, 13 जा, 13 7 जा 91। यहाँ भी टेबल आ रहा है, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो याद कर लेंगे। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आए, एक 2 है, एक 7 है और एक 13 है। हमें तो चाहिए 2 ही फैक्टर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 और 7 को। तो जब आप 2 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 14, और यहाँ पे नीचे 13 है, तो 14 में से 13 गया तो क्या मिला, 1। कहने का मतलब है कि अगर हम 14 के साथ x लगा दें और 13 के साथ x लगा दें तो 14x माइनस 13x इक्वल टू 1x, यानी कि x। और यही तो हमें यहाँ पे चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला इतना जल्दी कि 14 और 13 ही करना है। ठीक है ना, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप पहले 13 7 जा कर लेंगे,
तो 13 7 जा क्या होगा 91, ठीक है। और 91 में से अगर हम 2 को माइनस करें या प्लस करें, x तो नहीं मिलना ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 13 2 जा करेंगे तो 26 होगा। 26 में अगर हम 7 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 तो हमें मिलने वाला है नहीं, इसलिए हमने उसे इग्नोर करा। हमने डायरेक्ट 7 2 जा 14 करा, और 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो चूंकि x होगा, तो इसलिए हमने इस तरीके से यहाँ पे बनाया। इसी मेथड को हर जगह यूज करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो भी तो निराश नहीं होना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बाद में आसान लगने लगता है। अब आगे करते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। हमें ये पता चल चुका है कि हमें 14 और 13 यानी 14x और 13x इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। तो दिस इज इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में 14x, हमें दो फैक्टर मिला था 14 और 13, 14x माइनस में 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। चार टर्म हो गए, दो दो का हम पेयर बना लेंगे यहाँ पे, एक इन दोनों का एक इन दोनों का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और 14x में कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो जब हम x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14 मिलना चाहिए, और इन दोनों में से माइनस 13 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस 14 मिलना चाहिए। इसको 0 के बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब दिस इज इम्प्लाइज, फिर से हम क्या करेंगे, x प्लस 14 को कॉमन लेंगे। चूंकि x प्लस 14 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x प्लस 14 को जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलना चाहिए x माइनस 13, जो कि 0 के बराबर है। दिस इज इम्प्लाइज दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो पहला वाला नंबर 0 होगा और या तो दूसरा वाला नंबर 0 होगा, या तो दोनों 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो x प्लस 14 0 के बराबर है, तो x का वैल्यू एक आना चाहिए -14 और x का एक वैल्यू आना चाहिए 13। तो यहाँ पे दो वैल्यू आया, इसमें से एक वैल्यू सही है और एक गलत है। हमें कैसे पता चला कि एक गलत है और एक सही है? तो इसके लिए हम क्वेश्चन को फिर से देखेंगे एक बार। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पॉजिटिव, मतलब निगेटिव हमें नहीं लेना है, ठीक है। निगेटिव वाले को हम इग्नोर करेंगे। तो जो -14 आया है उसको हम इग्नोर करेंगे, x इक्वल टू 13 हमारा आंसर होगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 13 एंड x प्लस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर x इक्वल टू 13 है तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 14, ठीक है। लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पे हेंस टू पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का। अब नेक्स्ट में इसको आप लोग लिख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। आपको बता दें वर्ड प्रॉब्लम का जो सबसे मेन रूल है वो ये है कि क्वेश्चन कभी ट्रायंगल के बारे में पूछा जाएगा, कभी नंबर के बारे में, ठीक है, कभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे यहाँ का कंसेप्ट क्या था, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको कंजुगेटिव पता नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते। अब जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो ट्रायंगल के बारे में है। अगर आपको ट्रायंगल का प्रॉपर्टी मालूम नहीं है तो इस क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, ठीक है। करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की बात कर रहा है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी राइट ट्रायंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस गिवन है, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो इसको करने के लिए पहले तो ट्रायंगल बना के आपको एक्सप्लेन करते हैं कि राइट ट्रायंगल क्या होता है, उसमें हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है।
तो जो राइट ट्रायंगल होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया राइट ट्रायंगल। यहाँ पे होता है 90 डिग्री। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है नीचे वाला, ये बेस होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो बेस को हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे x मान लेंगे। तो बेस को अगर हमने x माना तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ये 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि x माइनस 7 होगा। और 90 के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड है इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो बस यही चीज दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी जो दो साइड हमें मालूम नहीं है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमें बेस और एल्टीट्यूड निकालना है ना। हाइपोटेनियस गिवन है, बेस और एल्टीट्यूड निकालना है, बाकी तो इसमें कुछ दिया हुआ है नहीं, बस यही चीज दिया हुआ है। अब आपको दिमाग लगाना है कि राइट ट्रायंगल है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो राइट ट्रायंगल के लिए एक प्रॉपर्टी बड़ा फेमस है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, बड़ा ही फेमस है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसका प्रूफ भी हम लोगों को क्लास 10th में सीखना है ज्योमेट्री के अंदर, और ये आता है 4 नंबर का इसका प्रूफ। ठीक है ना, उसमें आपको कहा जाएगा प्रूव दैट इन अ राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करके हम लोग इक्वेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम लेट करने का, ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 4.2 का। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, तो लेट कर लेंगे। लेट द बेस इक्वल टू एक्स, सेंटीमीटर मान लेते हैं, चूंकि हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बाकी भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर हमने बेस को एक्स माना हुआ है तो देयरफॉर एल्टीट्यूड बोलिए या हाइट बोलिए या परपेंडिकुलर, एक ही बात है। तो देयरफॉर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। ठीक है ना, एंड हाइपोटेनियस यानी कि h इक्वल टू, मैं यहाँ पे h लिख रहा हूँ, आप हाइपोटेनियस लिख लेना यहाँ पे, h इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक है, अब ये तो हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिख सकते। पिछले वाले क्वेश्चन में जब जैसे हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। बगल में भी लिख देते हैं सिंस पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर से पूरा सॉल्व करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले तो हम उस फॉर्म में लाएंगे। तो दिस इज इम्प्लाइज, बड़े ही आराम से समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, इसलिए वीडियो जो है आपका थोड़ा सा लंबा जा रहा है। इसलिए हम इसे पार्टली बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कोशिश करेंगे कि एक ही बार में 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो बनाएं, लेकिन उसे अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी स्टार्टिंग में हम कोशिश कर रहे हैं छोटा छोटा वीडियो डालें, फिर जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से हम बड़ा बड़ा वीडियो भी आगे से डालने की कोशिश करेंगे, बड़े लेंथ वाले।
तो एक्स स्क्वायर दूसरा जो लिखा हुआ है वो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है। एक्स माइनस 7 मतलब हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आप सबको पता होना चाहिए, ये होता है ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 2 7 जा 14, तो जब हम 2ab करेंगे तो 14x होगा, और प्लस में बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 13 का स्क्वायर 169। ये सबको पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है ना। अब और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए 2x स्क्वायर, माइनस में 14x प्लस में 49, जो RHS में है उसको LHS में लाएंगे तो निगेटिव होगा, माइनस में 169 इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस में 14x, और ये माइनस में होगा चूंकि 169 बड़ा नंबर निगेटिव में है, छोटा नंबर पॉजिटिव में है। 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 होना चाहिए, और 1 यानी कि 120 इक्वल टू 0। फिर से हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 कॉमन था, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो जब भी कॉमन मिले ना तो कॉमन को हम बाहर कर लेंगे। तो कॉमन को बाहर करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मिला हमें। फिर इसका भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मेथड वही होगा। अब चूंकि यहाँ पे नंबर छोटा है तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम रफ वर्क ही करें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 इंटू 60 करेंगे तो 60 ही मिलेगा। अब 60 से हमें ऐसा दो फैक्टर निकालना है जिसका सम या डिफरेंस 7 के बराबर हो। यहाँ पे मिडिल टर्म में 7 है तो 7 के बराबर हो। तो चूंकि 60 है तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे और अलग अलग पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे तो एक तो 12 5 जा 60 होता है, ठीक है ना, और क्या क्या होता है सब लिख ही लेते हैं। 10 6 जा 60 होता है, 32 जा 60 होता है। छोटा नंबर इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसे। इसी तरीके से 15 4 जा 60 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 12 5 जा मैंने लिखा यहाँ पे, तो 12 प्लस 5 करेंगे तो ये क्या होगा, 12 प्लस 5 आपका 17 होगा, लेकिन हमें तो 7 चाहिए, तो 12 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा 7 होगा, प्लस 7, और 5 में से 12 को माइनस करेंगे तो -7। यानी ये वाला जो पेयर है ये यूजफुल है हमारे लिए। बाकी में 10 प्लस 6 16, 10 में से 6 गया तो 4, किसी काम का नहीं है। 30 प्लस 2 32, 30 में से 2 चला गया 28, किसी काम का नहीं है। 15 प्लस 4 करेंगे तो 19, और 15 में से 4 चला गया तो 11, हमें तो 7 चाहिए। यानी जो पहला वाला पेयर है ना वही हमारे काम का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे दिस इज इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस में 12x। इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसको निगेटिव करें किसको पॉजिटिव करें। यहाँ पे 12 और 5 है तो 12 को -12x लिखेंगे, और प्लस में 5x माइनस में 60 इक्वल टू 0। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ठीक है, दिस इज इम्प्लाइज दो दो का पेयर बन गया यहाँ पे और यहाँ पे। दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 12। दूसरे वाले दोनों पेयर में 5 कॉमन है, x माइनस 12। याद रखिएगा जो ब्रैकेट बनता है उसमें सेम नंबर आना चाहिए ताकि हम दूसरी बार भी कॉमन ले सकें। क्योंकि अगर हम दूसरी बार कॉमन नहीं ले पाएंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, और अगर सेम नंबर ब्रैकेट में नहीं आ रहा है सेम, तो समझिए कि कुछ गलती हुआ है हमसे, है ना। दिस इज इम्प्लाइज, फिर से हम x माइनस 12 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x मिलना चाहिए, दूसरे ब्रैकेट में x लिखेंगे, और यहाँ से +5 मिलना चाहिए जो कि 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब चूंकि दो नंबर का फिर से प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है तो दिस इज इम्प्लाइज या तो x माइनस 12 0 होगा या फिर x प्लस 5 0 होगा। ठीक है, तो दिस इज इम्प्लाइज x का वैल्यू एक आया 12 और x का एक वैल्यू आया -5। तो जो -5 आया ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, इसका रीजन लिख देंगे एज x इज अ साइड ऑफ ट्राइंगल।
जो x है वो साइड ऑफ ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जो साइड है वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए जो आपका x का वैल्यू है वो 12 होगा। तो नीचे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 12 and x minus 7 which is equal to 12 minus 7 is equal to 5. Hence base equal to 12 सेंटीमीटर and height equal to 5 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, लास्ट में लिख लेंगे। Hence base equal to 12 सेंटीमीटर and height या फिर एल्टीट्यूड जो भी बोलिए एक ही बात है, height equal to 5 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दो आंसर तो हमेशा आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पावर में 2 होता है, तो दो आंसर इसके हमेशा आएंगे। जैसे क्यूबिक होता तो 3 आते, बाय क्वाड्रेटिक होता तो 4 आते, डिग्री में 5 होता, पावर में 5 होता तो 5 सॉल्यूशन आते। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो हमेशा 2 आएंगे, उसमें से ज़्यादातर केसेस में, ठीक है ना, ज़्यादातर केसेस में एक सही होगा और एक गलत होगा, वो आपको डिसाइड करना होगा इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसी तरीके से टाइम वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं भी है तो पहली बार में करके दूसरी बार के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है ना, कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं हिंदी में, कंपनी जो सामान प्रोड्यूस करती है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल। पॉटरी आर्टिकल का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन वगैरह, मिट्टी का आर्टिकल इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ मिट्टी का बर्तन एक दिन में बनाती है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे, एक दिन देखा गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपी वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उस हिसाब से एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज़्यादा। समझिए इस बात को। मान लीजिए कि उस दिन किसी खास दिन एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है, तो उस दिन ये देखा गया कि एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा आया है वो 2x + 3 आया है, यानी कि जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसके 2 टाइम्स से 3 ज़्यादा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ना, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल के प्रोडक्शन का कॉस्ट वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी कि जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा। तो ट्वाइस का मतलब होता है 2x, थ्राइस का मतलब होता है 3x। तो यहाँ पे ट्वाइस कह रहा है मतलब 2x, उससे 3 ज़्यादा, 3 ज़्यादा यानी कि +3। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुआ उसको हमने x माना, और एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा हुआ वो 2x + 3। यही चीज़ है जिसको पकड़ना है आपको, ठीक है। पहली बार में नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं, दूसरी बार में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब आगे देखते हैं। ये तो है कि हमने लेट कर लिया। अब आगे कह रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट, कह रहा है ना यहाँ पे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, मतलब प्रोडक्शन का जो टोटल खर्चा आया वो 90 रुपए, 90 रुपये आया, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कह रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल बताओ, जो कि हमने एक्सलेट किया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि 2x + 3। अब सवाल ये है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएं, है ना। तो इक्वेशन बनाने के लिए इसी में से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 90 रुपये है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, अगर आप ईच आर्टिकल में, ठीक है ना, अगर आप नंबर ऑफ आर्टिकल में एक आर्टिकल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 1 पेन का प्राइस है 10 रुपये, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए,
और आपने ऐसे ऐसे 15 पेन लिए तो टोटल कितना खर्चा आया, 15 10 जा 150, ऐसे ही निकालते हैं ना हम लोग। अगर मान लीजिए इसको ऐसे सोचते हैं कि आप एक कलम बनाते हैं खुद से और उसका खर्चा आता है 10 रुपया, और आप 15 पेन बनाते हैं एक दिन में, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 150। तो यहाँ पे टोटल खर्चा 90 दिया हुआ है। तो ये 90 कैसे बना होगा, जब हम x में 2x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना। आ रहा होगा समझ में आप लोगों के। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल जो है x है, और एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो 2x+3 है। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 90 के बराबर होगा, जो कि टोटल कॉस्ट है ना। अब इसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लेट करने का काम करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का, है ना। सबसे पहले तो लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू x, therefore cost of वन आर्टिकल, याद होना चाहिए आपको, ट्वाइस से 3 ज्यादा, यानी कि 2x+3 ये होगा। नंबर ऑफ आर्टिकल x और एक आर्टिकल का जो खर्चा जो यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 2x+3, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, चूंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 90। तो दिस इज इम्प्लाइज टोटल कॉस्ट का मतलब यही हुआ x इंटू 2x+3 इक्वल टू 90, नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। इसको सॉल्व करके अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। दिस इज इम्प्लाइज 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², और x से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और RHS में जो 90 है उसको LHS में ले आएंगे तो -90, ठीक है। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे। यहाँ पे भी देख लीजिए तीनों में ना कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 90 है, तो कुछ कॉमन नहीं है जिसको हम बाहर निकाल सकें, तो इसको हम सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x² का जो कोफिशियंट है वो 2 है, x² का जो कोफिशियंट है वो 2 है यहाँ पे, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 90 है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिलेगा, ठीक है। अब 180 से हमें ऐसा दो फैक्टर निकालना है जिसका प्रोडक्ट तो 180 हो, लेकिन सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए, यानी कि 3 के। तो जब आप 180 को फैक्टराइज करेंगे, इस तरीके से कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो 15, और फिर 5 से करेंगे तो 3। ये सब फैक्टर्स हो गए। तो हमें तो चाहिए 2 ही नंबर ना, तो 2 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। चूंकि यहाँ पे जो नंबर है बड़ा छोटा है, तो हम जो 2 नंबर बनाएंगे वो आसपास का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक नंबर बहुत बड़ा एक नंबर छोटा। तो हम क्या करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 5 3 जा 15। चूंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं जल्दी पता लगा पा रहा हूँ। आप में से जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो जल्दी पता लगा रहे होंगे, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होगी उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको टाइम लगेगा, 1 2 बार, उसके बाद फिर आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और आप देखते ही बता देंगे कि 2 फैक्टर कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हमें पता चला 15 होगा और 12 होगा। 15 इंटू 12 कीजिएगा तो 100% 180 आएगा, और 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 होगा। कहने का मतलब है 15x माइनस 12x। तो आइडिया मिल गया कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज इम्प्लाइज 2x² प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज इम्प्लाइज
शुरू का जो 2 टर्म है इसमें और इसमें कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो पहले का जो 2 टर्म है इसमें बस x कॉमन है, ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2x + 15, और ये दोनों जो है इसके अंदर हम कॉमन क्या लेंगे -6। तो -6 जब हम कॉमन लेंगे तो 2x + 15 यहाँ भी मिलेगा विच इज इक्वल टू 0। इसको इरेज कर लेते हैं। टू एक्स + 15 इक्वल टू 0। ठीक है। होता क्या है ना, जब आप पहली बार जब कॉमन लेते हैं तो उसी से आइडिया मिल जाता है। दूसरे वाले में जैसे यहाँ पे -12x -90 था, ये तो पता चल गया कि ब्रैकेट में हमें पहला टर्म 2x चाहिए, तो इसके लिए -12x में से -6 ही कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो -6 जब हम कॉमन लेंगे तो 2x + 15 होगा। अब हम 2x + 15 को बाहर निकालेंगे तो एक तो हमें x मिलना चाहिए यहाँ से और एक यहाँ से -6 मिलना चाहिए। ठीक है। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब है या तो 2x + 15 0 होगा, या तो x - 6 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू एक मिलना चाहिए माइनस में 15/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल या फिर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल निगेटिव में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, और नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन में नहीं हो सकता या निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए पहला वाला तो गलत है। और x = 6, तो 6 तो हो सकता है, चूंकि कॉस्ट भी 6 हो सकता है और नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो भी 6 के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो x का जो वैल्यू 6 है वो सही होगा और जो -15/2 है वो गलत होगा। तो x = 6 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x = 6 एंड 2x + 3, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 6 और प्लस में 3, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ आर्टिकल जो उस दिन प्रोड्यूस हुआ वो 6 है और एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो 12 रुपीज है। ठीक है, सॉरी 15 होगा, चूंकि 6 2 = 12 + 3 करेंगे ना, तो ये 15 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम फाइनली यहाँ पे लिखेंगे हेंस, हर एक क्वेश्चन के लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जो पूछा गया है वो हमें बताना पड़ता है। तो हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6 एंड cost of each article is equal to 15 रुपीज। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज को पूरा करें, ठीक है, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को कवर करें। धीरे धीरे हम लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। ठीक है, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, इसका जितना पार्ट बन सके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इसी तरीके से हमारी कोशिश होगी कि क्लास 10th का जो मैथ है पूरा कवर अप कर लें। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, खास करके क्लास 10th में है तो करना ही चाहिए, आपके लिए बड़ा ही यूजफुल वीडियो है ये, और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।